हेलो नमस्कार साथियों, दूसरे सिविल क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। और साथ ही साथ अभिजय बैच में आप सभी लोगों का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आप लोग जान पा रहे होंगे कि अभिजय बैच में हाल ही में हमने आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में अपना अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रारंभ किया है। देखिए, आज की चर्चा में शुरुआत में हम आपको ये समझाना चाहेंगे कि अभिजय बैच के अंतर्गत जो आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में तमाम प्रकार की कक्षाएं आपको मिलेंगी। आप लोग हमारा व्यवहार जानते होंगे कि किसी प्रकार की कोई कंजूसी का धरातल आपको कभी भी नहीं मिलेगा। डिस्कशन करने का जो तरीका हमारा है, उसी तरीके से तमाम प्रकार की कक्षाएं व्यवस्थित और अनुशासित रूप में आपके सामने आ रही हैं। हालांकि आप लोग जान पा रहे होंगे कि जो थंबनेल आपको मिलता है उसमें क्या है, उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती परीक्षा के संदर्भ में हमने थोड़ा वैल्यूज को थोड़ा हाईलाइट किया हुआ है। लेकिन ऐसा आप मान के चलेंगे कि उत्तराखंड को आधार बना करके, हमारा ध्यान उत्तराखंड में ही है, उत्तराखंड को आधार बना करके जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, उन तमाम प्रकार की आगामी परीक्षाओं के संदर्भ में अगर आप आधुनिक भारतीय इतिहास को व्यवस्थित बनाना चाहते हो, अनुशासित बनाना चाहते हो, साइंटिफिक बनाना चाहते हो, इफेक्टिव बनाना चाहते हो, तो आपको फिर अभिजय बैच के साथ अपना जुड़ाव करने में किसी प्रकार की दुविधा या किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अभी हम लोग भारत में जो आपका यूरोपियन व्यापारिक वर्ग हैं, उनके आगमन के धरातल को हम लोग कैलकुलेट करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने क्या है, पुर्तगालियों को वाइंड अप किया है और आप लोग जान पा रहे होंगे कि पुर्तगालियों के बाद जो यूरोपियन व्यापारिक वर्ग भारत में आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा, उस वर्ग का नाम क्या होगा? डच। हालांकि एक वीडियो में हमने आपको बताया था कि डचों को और अंग्रेजों को हम थोड़ा मिलाकर के पढ़ाएंगे आपको, लेकिन हम चाहते हैं कि आज आप केवल डच के बारे में पढ़ के चलें, क्योंकि जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उनकी कैलकुलेशन एक अलग ही कक्षा के माध्यम से आपके सामने आ जाएंगी। इसका बड़ा फायदा ये होगा कि आपको कक्षाओं का चुनाव करने में दिक्कत नहीं आएगी, और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जब आप सर्च करेंगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि पुर्तगाली कहाँ से कहाँ तक हैं, डच कहां से कहां तक है, और जो आपके ब्रिटिशर्स हैं वो कहां से कहां तक हैं। तो डचों का चैप्टर काफी कंसाइज है, लेकिन जो तमाम प्रकार की वैल्यूज आपके परीक्षाओं में आ सकती हैं, उन तमाम प्रकार की वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करके तो चलना पड़ेगा। और क्या क्या आपको बताना है, जैसे मान लीजिए चर्चा को ड्राफ्टिंग के माध्यम से हम लोग शुरुआत करते हैं। तो मान लीजिए आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि आपको क्या मिले हैं, अब पुर्तगालियों के बाद भारत में आपको किनको कैलकुलेट करके चलना है, तो आप कहेंगे डच। पुर्तगालियों के बाद भारत में आप किनको कैलकुलेट करके चलेंगे, तो आप कहेंगे आप डचों को कैलकुलेट करके चलेंगे। और कंजूसी नहीं करनी है ना, किस व्यवस्था को किस प्रकार से आपको रिप्रेजेंट करके चलना है, यह बिल्कुल आपको आ जाना चाहिए। सबसे पहले तो आप ये कहेंगे कि डच भी क्या है? यूरोपियन व्यापारिक वर्ग है। डच भी आपका क्या है? यूरोपियन व्यापारिक वर्ग है। यूरोपियन व्यापारिक वर्ग है। यूरोपियन व्यापारिक वर्ग है। ठीक है जी। साथ ही साथ कई बार आपसे यह भी पुटअप किया गया है कि जो आपके डच हैं, ये तो आप बता पा रहे हैं कि क्या है, यूरोपियन व्यापारिक वर्ग है, लेकिन डचों का कई बार क्या है, आपको भौगोलिक संदर्भ भी आपको बताना पड़ जाता है। तो जब आप भौगोलिक संदर्भ बताने की बात करेंगे तो आप सीधा कह सकते हैं कि डच क्या हैं? ये हॉलैंड के निवासी हैं। कहाँ के हैं? हॉलैंड के निवासी हैं। हॉलैंड के निवासी हैं। तो ये जो हम आपको भौगोलिक संदर्भ यहाँ पर बताने का प्रयास कर रहे हैं, ये जो भौगोलिक संदर्भ है, ये कई बार आपकी परीक्षाओं में पुटअप किया जा चुका है। तो आप इस मामले को भी थोड़ा क्या है, स्किप करके ना चलें, इस मामले को भी क्या है, आप अपनी चर्चा में शामिल करके चलेंगे। आगे बढ़ेंगे तो आप ये बताएंगे, देखिए कारण क्या है, किस तरीके से आप डिस्कशन करने की बात करेंगे। डचों की ओर से आपको जो मेजर करैक्टर डिस्कस करके चलना है, डचों की ओर से जो आपको मेजर करैक्टर डिस्कस करके चलना है, तो मेजर करैक्टर के रिगार्डिंग एक नाम आपको देना चाहेंगे आपको हम, जिनको आप कहेंगे कार्लेनिस डी आउटमैन। ये नाम आपको कैलकुलेट करके चलना है। ये नाम आपको कैलकुलेट करके चलना है। और ये नाम आप किस तरीके से कैलकुलेट करके चलेंगे कि जो यहां पर आपके कार्नेलिस डी आउटमैन हैं, इनके साथ आप समय क्या जोड़ेंगे? 1595 एडी का समय जोड़ेंगे।
और 1595 AD का जो आप समय जोड़ेंगे, उसको आधार बना करके आप क्या कहेंगे, उसको आधार बनाकर ये कहेंगे कि ये पहला डच व्यक्ति है, पहला डच व्यक्ति जिसका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में क्या है, आगमन हुआ था। यानी कि ये जो डचों की ओर से हम यहां पर आपको मेजर 1 करैक्टर बताने की बात कर रहे हैं कि रेफरेंस इसका लिया जाता है, कॉर्नेलिस डी आउटमैन का रेफरेंस लिया जाता है। तो आप गलती ना करें, आप ये कहने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे कि इनका भारत में प्रत्यक्ष तौर पर आगमन हुआ है। इनका भारत में प्रत्यक्ष तौर पर आगमन नहीं है। यानी कि जो आपके कॉर्नेलिस डी आउटमैन है, ये 1595 ईस्वी में आते तो हैं पूर्वी देशों की ओर, लेकिन पूर्वी देशों में इनका जो प्रॉपर आप ज्योग्राफिकल रेफरेंस लेकर के चलेंगे तो आप इनको कहां पर कैलकुलेट करने की बात करेंगे, दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के संदर्भ में क्या है, कैलकुलेट करने की बात करेंगे। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, अब इस बात को क्या है, मैं आपको प्रमाणित करा के दिखाता हूं ऐसा क्यों हो रहा है। उस समय ऐसा साथियों उस समय इस नाते हो रहा है कि मान लीजिए आपने ये इंडिया का मैप आपने बनाया, इस प्रकार से आपने क्या बनाया, इंडिया का मैप आपने बनाया, और भारत की सामुद्रिक सीमाएं किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती हैं ये हम ऑलरेडी आपको क्या बता चुके हैं। आपने यहां पर क्या किया, मान लीजिए अरेबियन सी आपने कहा, और आपने यहां पर क्या कहा, मान लीजिए इंडियन ओशन आपने यहां पर कहा, क्या कहा, इंडियन ओशन आपने यहां पर कहा, और साथ ही साथ क्या है, यहां पर आप क्या लेकर के चले हैं, साउथ ईस्ट एशियन जो आपके कंट्रीज हैं, आप उनको क्या है यहां पर कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं। अब मेरी बातें आप लोग बहुत प्यार से और बहुत गौर से आप समझने की बात करेंगे। देखो, जिस समय भारत में डचों का आगमन हो रहा है, तो ये जो आपकी भारत की सामुद्रिक सीमा है, इस भारत की सामुद्रिक सीमा में क्या है, इस भारत की सामुद्रिक सीमा में पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता है। भारत की इस सामुद्रिक सीमा में क्या है, पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता, पुर्तगालियों की क्या है, व्यापारिक सर्वोच्चता बनी हुई है, पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता बनी हुई है। हालांकि हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि डचों के पास अपनी नौसेना है, लेकिन डच अपनी नौसेना का जो प्रयोग है वो पुर्तगालियों की नौसेना के सामने नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको ये भाव यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा, ये ग्राउंड आपको यहां पर लेकर के चलना पड़ेगा कि एक व्यक्ति का आगमन तो है डचों की ओर से, लेकिन डच प्रारंभ में इतना साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि वे वो क्या है, वो सीधा ही भारत में प्रवेश कर जाएं। क्योंकि भारत में प्रवेश करने का मतलब यह है कि भारत में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको भारत की सामुद्रिक सीमाओं का व्यापक प्रयोग आपको करके चलना पड़ेगा। और अगर आपको भारत की सामुद्रिक सीमाओं का व्यापारिक प्रयोग आपको करके चलना पड़ेगा तो आपको पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता का सामना करना पड़ेगा। अब लास्ट क्लास में हमने आपको बताया होगा कि पुर्तगालियों की जो व्यापारिक सर्वोच्चता है भारत की सामुद्रिक सीमा के संदर्भ में, अगर आप उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो एक ही तरीका है, कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति। लेकिन अगर कार्टेज आर्मेडा काफिला पद्धति के साथ डच अपने आप को जोड़ना भी चाहते हैं तो पुर्तगाली की ओर से व्यापारिक अनुमति नहीं मिलेगी। ये लास्ट क्लास में हमने आपको बड़े प्यार के साथ क्या है समझा दिया है। तो भारत में प्रत्यक्ष तौर पर प्रवेश करने का मौका उनको एक ही प्रकार से मिल सकता था कि भाई आप अपनी नौसेना का प्रयोग करें और नौसेना का प्रयोग करके पुर्तगालियों की नौसेना को हराने का कार्य करें और भारत की सामुद्रिक सीमाओं में अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता को स्थापित करने का कार्य करें। लेकिन डच इतने कैपेबल थे नहीं, इस नाते उन्होंने प्रत्यक्ष तौर पर भारत में प्रवेश नहीं किया। यानी कि ये जो करैक्टर हम दिखा रहे हैं, ये करैक्टर क्या है, अपने आप को जो सेंट्रलाइज करने की बात करेंगे डच प्रारंभ में, यानी कि डचों का आप ऐसा बना सकते हैं, डचों का प्रभावशाली व्यापारिक प्रभाव। तो देखो, डचों का जो प्रभावशाली व्यापारिक प्रभाव है वो आपको कहां पर लेकर के चलना है, वो आपको कहां पर लेकर चलना है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आपको क्या है लेकर के चलना है। डच पहले क्या करेंगे, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में क्या है अपने आप को थोड़ा इफेक्टिव जोन में लेकर के जाएंगे, फिर यहां से क्या करेंगे, भारत में प्रवेश करेंगे।
तो कहने का मतलब यह होगा कि अगर आप डचों को आधार बना के व्यवहार करेंगे तो डचों का जो भारत में प्रवेश आपको मिलेगा, डचों का जो भारत में प्रवेश आपको मिलेगा, तो सही जो तरीका है कहने का वो यही है कि डचों का भारत में प्रवेश क्या है, वो अप्रत्यक्ष तौर पर आपको मिलेगा। अप्रत्यक्ष तौर पर क्या है कि पहले वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में क्या है, अपने आप को व्यापारिक गतिविधियों के संदर्भ में क्या है, इफेक्टिव जोन में लेकर के जाने का कार्य करेंगे। देन आफ्टर क्या है, वो भारतीय मानचित्र की ओर क्या है, देखने का कार्य करेंगे। तो ये बातें मैंने बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट यहां पे आपको जोड़ करके दिखाया है। इस कॉन्सेप्ट को क्या है, आप हमेशा अपने साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि देखो अगर कॉन्सेप्ट आपके पास है तो फिर सारी कहानी आपके लिए क्या हो जाती है, काफी ज्यादा आसान हो जाती है। ये बातें बार बार कहने की होती भी नहीं है। आप लोग समझदार हैं, विद्यार्थी की अपनी एक ताकत होती है, उसी का प्रयोग आपको करके चलना है। तो रिवाइज करा देते हैं आपको। डचों को आप क्या कहेंगे, यूरोपियन व्यापारिक वर्ग कहेंगे। भौगोलिक संदर्भ आप क्या लेके चलेंगे, हॉलैंड के निवासी हैं। मेजर करैक्टर जो आपको जोड़ के चलना है, कार्नेलिस डी आउटमैन को जोड़ के चलना है। ठीक है, 1595 एडी में इनका आगमन है पूर्वी देशों के संदर्भ में, लेकिन इनका जो आगमन है वो प्रत्यक्ष तौर पर आप भारत में लेकर के नहीं चलेंगे, है ना। ऐसा क्यों हुआ कि ये प्रत्यक्ष तौर पर भारत में प्रवेश नहीं कर पाए, क्योंकि इनको पुर्तगालियों की व्यापारिक सर्वोच्चता का सामना करना पड़ रहा था। इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, हम पहले कहां जाएंगे, डचों का जो पहला प्रभावशाली व्यापारिक प्रभाव आपको दिखाई पड़ेगा वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आपको दिखाई पड़ेगा। डच पहले यहां पर अपने आप को क्या है, इफेक्टिव जोन में लेकर के जाएंगे, और उसके बाद क्या धीरे धीरे वो क्या है, भारत में प्रवेश करेंगे। और भारत में प्रवेश करने के पश्चात भी इनके बहुत बड़े व्यापारिक प्रभाव क्या है, आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। यानी कि भारत में प्रवेश करने के बाद भी इनके बहुत बड़े व्यापारिक प्रभाव क्या है, भारत में आपको नहीं दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, अब इनका हम जो कैलकुलेशन करेंगे, अब भारत की ओर हम लोग क्या है, कैलकुलेशन करके चलते हैं। आइए, तो ये तो पुर्तगालियों को लेकर के हमने यहां पर आपको कॉन्सेप्ट देने का कार्य किया है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि भाई प्रवेश आप कैसे लेके चलेंगे, तो डचों का भारत में जो प्रवेश है वो अप्रत्यक्ष तौर पर है ना। अप्रत्यक्ष तौर पर कैसे है, वो बात हमने आपको क्या है, समझाने का कार्य कर दिया है। और उम्मीद करते हैं कि ये बात बड़े प्यार के साथ क्या है, आपकी समझ में आ भी गई होगी। आपको किसी प्रकार की परेशानी या आपको किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं रही होगी। अब अगली कैलकुलेशन डचों की ओर से जो आपको करनी है, वो कैलकुलेशन मेरे प्यारे साथियों कहां जाएगी, ये इंपॉर्टेंट सवाल कई बार बन जाता है। 1602 यानी कि 1602 एडी में क्या है, आपकी कैलकुलेशन यहां पर आ जानी चाहिए। 1602 एडी में क्या है, आपकी कैलकुलेशन क्या है, यहां पर आ जानी चाहिए। 1602 एडी में क्या होगा, इसको दो तरीके से आप लोग क्या रिप्रेजेंट करके चलेंगे। एक नाम तो आप लेके चलेंगे, क्या कहा जाता है, वेरिंग दे, वेरिंग दे, वेरिंग दे ओस्ते, ओस्ते इंडिसे कंपनी, वेरिंग दे ओस्ते इंडिसे कंपनी। और इसी को थोड़ा आसान बना देते हैं, इसी का नाम क्या है, इसी का लोकप्रिय नाम क्या होगा, इसी का लोकप्रिय नाम क्या होगा। तो इसी का लोकप्रिय नाम आप क्या बता पाएंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डन, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। यानी कि ये जो आपका वेरिंग दे ओस्ते इंडिसे कंपनी है, जिसका लोकप्रिय नाम हम आपको क्या बता पा रहे हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी है। तो इसका उद्देश्य भी साथ ही साथ जोड़ के चलो यहीं से, इसका उद्देश्य भी क्या है, साथ ही साथ आप यहीं से जोड़ के चलो। तो उद्देश्य आप बता सकते हैं कि पूर्वी देशों के साथ व्यापार करना, 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 पूर्वी देशों के साथ क्या करना भाई, व्यापार करना। तो ये बात आपको यहां पे क्या बता करके चलनी पड़ेगी। अब डचों को अगर आप भारतीय मानचित्र पर कैलकुलेट करने की बात करोगे, तो हम आपको एक यहां पर भी साइंटिफिक वे देने का काम करेंगे कि आपकी चर्चा क्या हो जाए, काफी ज्यादा आसान हो जाए। आप देख पा रहे हैं कि अभी अभी हमने डिस्कस किया कि डचों का भारत में प्रवेश करने से पहले जो प्रभावशाली व्यापारिक प्रभाव है वो कहां पर है, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में आपको क्या है, लेकर के चलना पड़ता है। यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में क्या है, आपको लेकर के चलना पड़ता है। अब देखो कितना आसान हो जाएगा।
कि अगर आप इनका भारत में प्रवेश लेकर के चलोगे तो भाई भारत में प्रवेश से ऐसे तो करने की कोशिश नहीं करेंगे ना। भाई भारत में जो प्रवेश है, अगर वे भारत में प्रवेश करने की बात करेंगे तो ये इतने पागल थोड़ी ना होंगे कि घूम करके आएंगे, पूरा इंडियन ओशन पार करेंगे और मालाबार कोस्ट की ओर आएंगे। और कहां पर आएंगे? मालाबार कोस्ट की ओर आएंगे। इतने पागल थोड़ी ना होंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका मालाबार कोस्ट है, यहां पर डचों का किसी भी प्रकार का कोई व्यापारिक प्रभाव आपको कैलकुलेट करना ही नहीं है, क्योंकि इतने पागल नहीं है कि पूरा इंडियन ओशन घूम करके मालाबार कोस्ट की तरफ जाएंगे, क्योंकि इनको भारत में जो प्रवेश करना है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की ओर से करना है। तो टेक्निकली आप कह सकते हैं कि मालाबार कोस्ट में इनका कोई भी आप ट्रेडिंग इंपैक्ट नहीं दिखा पाएंगे, व्यापारिक प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। यानी कि रास्ता क्या बनेगा भाई? रास्ता तो फिर यही बनेगा, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की ओर से ये रास्ता तो यही बनेगा। ये क्या है? जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है, तो कोरोमंडल कोस्ट की ओर बढ़ेंगे। कहां बढ़ेंगे? कोरोमंडल कोस्ट की ओर बढ़ेंगे, क्योंकि यह रास्ता क्या है? यह रास्ता सीधा है भाई, यह रास्ता क्या सीधा है। और अगर आप इनको कोरोमंडल कोस्ट की ओर बढ़ाने का प्रयास करोगे तो यहीं से आपका क्या मिल जाएगा? यहीं से आपका 1605 एडी में एक सवाल आपका मिल जाएगा। 1605 एडी में क्या है? एक सवाल आपका मिल जाएगा। और 1605 एडी में आप कहां जाएंगे? आप जाएंगे मसूलीपट्टनम। आप कहां पर जाएंगे? मसूलीपट्टनम में आप जाएंगे। आप कहां पर जाएंगे? मसूलीपट्टनम में आप जाएंगे। और मसूलीपट्टनम में क्या है? डचों की क्या मिलेगी आपको? पहली व्यापारिक फैक्ट्री मिलेगी। पहली व्यापारिक फैक्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर। पहली व्यापारिक फैक्ट्री मिलेगी, पहली व्यापारिक फैक्ट्री मिलेगी। तो प्रवेश कराना भी क्या है मेरे प्यारे साथियों? आपको आ जाना चाहिए। यानी कि अगर आपके सवाल में डचों को लेकर के कोई भी रेफरेंसेस आते हैं, जो रेफरेंसेस डचों को मालाबार कोस्ट की ओर क्या कैलकुलेट करने की या कराने की बात करते हैं, तो तमाम प्रकार के एरर्स हैं। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि घूम करके तो खैर जाने वाले हैं नहीं। तो सही रास्ता क्या मिलेगा? तो सही रास्ता आपका साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की ओर से कहां जाएंगे? कोरोमंडल कोस्ट की ओर जाएंगे। और कोरोमंडल कोस्ट में ये यहीं पर जो आपका मॉडर्न चेन्नई है ना, और तो मॉडर्न चेन्नई में क्या है? मसूलीपट्टनम का रेफरेंस आप लेकर के चलेंगे और वहां पर 1605 ईस्वी में क्या है? ये अपनी भारत में पहली व्यापारिक फैक्ट्री स्थापित करते हैं। तो पहली व्यापारिक फैक्ट्री क्या है? काफी ज्यादा क्या है? महत्वपूर्ण है। और 1602 ईस्वी में इन्होंने क्या उस समय क्या किया? वेरिंगदे ओस्टे इंडसे कंपनी की स्थापना की, जिसका लोकप्रिय नाम क्या होगा? आपका डच ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। और इसका उद्देश्य आप क्या बता के चलेंगे कि पूर्वी देशों के साथ क्या करना? व्यापार करना। आप इसका ले लें एक हल्का सा स्क्रीनशॉट, हम थोड़ा हट जाते हैं। यही तरीका है इनका भारत में क्या है? प्रवेश कराने का साइंटिफिक तरीका यही है, हो गया होगा। अब थोड़ी चर्चा आगे बढ़ाएंगे, आइए। अब देखिएगा अब किस तरीके से आप डचों को इंडिया में कैलकुलेट करने की बात करेंगे। रेफरेंसेस आपको वही उठाने हैं जो परीक्षा के लिए क्या हो? काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो, है ना। अननेसेसरी रेफरेंस आपको यहां पर क्या कैलकुलेट करके चलना ही नहीं है। अब देखिएगा, मेरी बात बहुत गौर से समझिएगा। हम लोग ये जान पा रहे हैं कि बार बार हम डचों के बारे में क्या है? बार बार हम डचों को आधार बना करके इनका जो प्रभावशाली व्यापारिक प्रभाव है हम कहां पर ले रहे हैं? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज यानी कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों में ले रहे हैं। कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं। हमने भारत में इनका प्रवेश कैसे कराया? तो हमने भारत में जो इनका प्रवेश कराया वो यहां से यहां की ओर हमने करा दिया, ठीक है। तो यहां से यहां की ओर यानी कि जो आपका कोरोमंडल कोस्ट है, तो कोरोमंडल कोस्ट में तो इनकी मेजर कैलकुलेशन क्या आ जाएगी? आपकी 1605 ईस्वी वाली आ जाएगी। यानी कि डचों की मसूलीपट्टनम में आपको पहले क्या मिलेगी? व्यापारिक फैक्ट्री मिलेगी। अब यहां से क्या है? यहां से बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए, यहां से बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी से होते हुए ये डच बाद में कहां जाएंगे? बंगाल में आपको मिलेंगे। कहां पे मिलेंगे? बंगाल में आपको मिलेंगे। यानी कि बंगाल में भी आपको दिखाई पड़ेंगे। बंगाल में भी क्या आपको दिखाई पड़ेंगे? अब देखिए, अब यहां से एक सवाल बनेगा। सवाल यह बनेगा कि पूर्वी भारत में
डचों का प्रमुख, पूर्वी भारत में डचों का प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह। तो व्यापारिक बंदरगाह आपको क्या मिलेगा? ये मिलेगा आपको नागपट्टनम में। कहां मिलेगा? नागपट्टनम में आपको मिलेगा। नागपट्टनम को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। ये तो आप इसे क्या कहो, बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। ये तो आप इसे क्या कहो, बंगाल की खाड़ी यानी कि बे ऑफ बंगाल कह दो, या फिर आप इसको क्या कह दो, बंगाल ही कह दो। क्या कह दो? बंगाल ही कह दो। क्या कह दो? बंगाल ही कह दो। तो नागपट्टनम बंदरगाह क्या है? अगर आप भारतीय मानचित्र पर इनकी व्यापारिक गतिविधियों को आधार बना करके इनका जो मेजर वन आपका ट्रेडिंग पोर्ट है, अगर आप उसको कैलकुलेट करने की बात करोगे तो वो तो आपको क्या मिलेगा? नागपट्टनम मिलेगा। कई बार ये सवाल क्या आया हुआ है, एक बार नहीं कई बार क्या ये सवाल आया हुआ है। अब मामला क्या बनेगा? मामला यह बनेगा कि जो आपके डच हैं, अब देखो बंगाल में अगर आप डचों को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो डचों को कैलकुलेट करने की बात करोगे तो बंगाल में जो आपके डच हैं, चिनसुरा, क्या कहेंगे? चिनसुरा व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र, व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र, व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र, व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र बना हुआ है। और डचों के सामने अगर आप बंगाल को आधार बना के व्यवहार करोगे, डचों के सामने अगर आप बंगाल को आधार बना के व्यवहार करोगे तो हल्का सा जुड़ाव किसका करना पड़ेगा? ब्रिटिश का, यानी कि अंग्रेजों का आपको जुड़ाव करके चलना पड़ेगा। अंग्रेजों का जुड़ाव आपको करके चलना पड़ेगा। और कैलकुलेशन आपकी कब किया जानी चाहिए? 1759 एडी की कैलकुलेशन आप किया जानी चाहिए। और अगर 1759 की कैलकुलेशन आप करने की बात करोगे तो अंग्रेज बंगाल में बैटल ऑफ प्लासी के युद्ध के माध्यम से सफलताएं प्राप्त कर चुके हैं। और आप लोग ये भली बात जानते होंगे कि जस्ट आफ्टर द सक्सेस ऑफ बैटल ऑफ प्लासी, अंग्रेज जो हैं ये बंगाल की राजनीति में शासक निर्माता यानी कि किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। शासक निर्माता यानी कि किंग मेकर की भूमिका में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब यह होगा कि अगर आप डचों को 1759 के समय को आधार बनाते हुए बंगाल में अंग्रेजों के सापेक्ष डिस्कस करने की बात करोगे या अंग्रेजों के सामने रखने की बात करोगे तो अंग्रेज डचों से क्या है? 20 कदम आगे चल रहे हैं। हाल की बात सच है कि उस समय जो चिनसुरा है ये डचों का बंगाल में क्या है? एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र बना हुआ है। अब डच भी तो यही चाहेंगे ना कि धीरे धीरे हम क्या है अपनी व्यापारिक गतिविधियों को भारतीय मानचित्र पर मजबूती देने का कार्य करें। अब मामला बंगाल का बना हुआ है तो भैया जी बंगाल में तो आपको सामना किसका करना पड़ेगा? अंग्रेजों का आपको करके चलना पड़ेगा। और मैंने कहा कि अंग्रेज आपसे 20 कदम आगे चल रहे हैं क्योंकि अंग्रेजों ने बैटल ऑफ प्लासी का ग्राउंड पहले तो बनाया और बैटल ऑफ प्लासी के माध्यम से बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को कहीं का नहीं छोड़ा। बल्कि मैंने कहा कि बंगाल में प्लासी के युद्ध की सफलता के पश्चात, क्या कहा? बंगाल में प्लासी के युद्ध की सफलता के पश्चात आपको यह कहने का मौका मिल जाता है कि जो अंग्रेज हैं ये शासक निर्माता की भूमिका में आ चुके थे, यानी कि जिसे चाहे उसे बंगाल का नवाब बना दें। तो सामना तो डचों का अंग्रेजों के साथ होना ही था। और जब सामना हुआ तो सामना कैसे हुआ? सामना हुआ किसके माध्यम से? वेदरा के युद्ध के माध्यम से। सामना किसके माध्यम से हुआ? वेदरा के युद्ध के माध्यम से हुआ। वेदरा के युद्ध के माध्यम से सामना हुआ। और ये जो आपका वेदरा का युद्ध है इसमें अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हो जाती है। इसमें अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई। आप जान पा रहे हैं कि जो वेदरा का युद्ध है ये 1759 एडी में ही हुआ है। जो आपका वेदरा का युद्ध है ये 1759 एडी में ही हुआ है। तो अंग्रेजों को क्या है? सफलता प्राप्त हुई। अंग्रेजों को सफलता प्राप्त हुई इसका मतलब क्या है? डचों को असफलता प्राप्त हुई। डचों को असफलता प्राप्त हुई। डचों को असफलता प्राप्त हुई। डचों को असफलता प्राप्त हुई।
अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद यह हुआ कि 1759 में जो आपका बैटल ऑफ वेदरा है, इसमें डच केवल हार ही नहीं रहे हैं। इसमें क्या, डच केवल हार ही नहीं रहे हैं, वेदरा के युद्ध में डचों की जो साथियों असफलता है, उसने ये बिल्कुल सिद्ध कर दिया था कि डच भारत में अब अपना भौगोलिक विस्तार नहीं कर पाएंगे। यानी कि आपको यह बात कहने का मौका मिल गया है, जस्ट आफ्टर द डिफीट ऑफ बैटल ऑफ वेदरा, अंग्रेजों ने डचों को इतना कमजोर बना दिया है कि डच चाहकर भी भारत में अपना कोई राजनीतिक व्यवहार नहीं कर पा रहे थे। डच चाहकर भी भारत में अपना कोई भौगोलिक विस्तार कर पा रहे थे। डचों का प्रभाव भारतीय मानचित्र पर बना तो रहा, क्या कहा हमने, डचों का प्रभाव भारतीय मानचित्र पर बना तो रहा, दिखाई तो पड़ रहा था, लेकिन डच क्या है, वो छोटी मोटी व्यापारिक गतिविधियां करते रहे। डच क्या है, छोटी मोटी व्यापारिक गतिविधियां करते रहे। कुल मिलाकर के बैटल ऑफ वेदरा को आधार बना करके आपको यह भी कहने का मौका मिल जाता है कि डचों की जो नौसेना है, जब उसका सामना किसके साथ हुआ, अंग्रेजों की नौसेना के साथ हुआ एक तरीके से, तो आपको यह बात भी कहने का मौका मिल जाता है कि डच अंग्रेजों की इस शक्ति का सामना नहीं कर पाए और डचों को हार का सामना करना पड़ा। और हार के बाद निष्कर्ष आप किस रूप में निकालेंगे? दो प्रकार के निष्कर्ष निकालेंगे कि इसके बाद जो डच हैं वो भारत में ना तो अपना भौगोलिक विस्तार कर पाए और ना ही भारत में अपना कोई राजनीतिक व्यवहार कर पाए। वो सीमित अवस्थाओं में रहे, छोटी मोटी व्यापारिक गतिविधियों को क्या है, आगे बढ़ाने का कार्य करते रहे। तो अंग्रेजों ने डचों को कहीं का नहीं छोड़ा। यही कारण है कि इनके बारे में जो आपके डिस्कशंस हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड आपको मिलेंगे, बहुत ज्यादा लिमिटेड आपको मिलेंगे, है ना। और भारतीय मानचित्र पर इनके क्या है, आपको बहुत बड़े प्रभाव क्या है लेकर के नहीं चल रहे हैं। एक फैक्ट और कई बार आ जाता है कि अगर आप डचों को आधार बनाएंगे तो आप ये बात भी कह सकते हैं कि सूती वस्त्र के व्यापार के संदर्भ में, सूती वस्त्र के व्यापार के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को यूरोपियन अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा, यूरोपियन अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ा। यह फैक्ट अपने आप में क्या काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आ जाता है। यह फैक्ट अपने आप में क्या काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आ जाता है कि सूती वस्त्र के व्यापार के संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था को यूरोपियन अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का जो कार्य किया था वो डचों ने ही उस समय किया था। तो पूर्वी भारत में इनका जो प्रमुख व्यापारिक बंदरगाह होगा नागपट्टनम होगा, बंगाल की खाड़ी है, बंगाल का रेफरेंस आप ले पाएंगे। जब आप इनका प्रवेश बंगाल में कराएंगे तो बंगाल में इनकी जो व्यापारिक गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र आप लेके चलेंगे, चिनिसुरा आप लेके चलेंगे, मैंने लिख करके आपको बताया। और यहीं से क्या होगा, बैटल ऑफ वेदरा का ग्राउंड आप बता देंगे और बैटल ऑफ वेदरा में डचों की हार आप बता देंगे। और डचों की हार का निष्कर्ष किस किस रूप में आपके सामने आता है, वो तमाम प्रकार के तौर तरीके क्या हैं, हमने आपको बताने का कार्य कर दिया है। इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, थोड़ा हम क्या है बच जाते हैं। हो गया होगा। तो आज की चर्चा में डचों का बहुत ही कंसाइज डिस्कशन होना था। हमने सोचा कि डचों को थोड़ा सेपरेट वे में डिस्कस कर लेते हैं। अब कल की क्लास में क्या होगा, आपका ब्रिटिशर्स के बारे में हम लोग क्या डिस्कशन अपना प्रारंभ कर देंगे। और उसके बाद पहले डेंस को पढ़ लेंगे, फिर फ्रांसिस को पढ़ेंगे, फिर अंग्रेजों को आधार बना करके हम क्या कहेंगे, कंपनी के बंगाल विजय, फिर एक नई यात्रा ही क्या है आपकी प्रारंभ हो जाएगी। हम आपसे संवैधानिक अपेक्षा करना चाहेंगे कि आप लगातार कक्षाओं के साथ जुड़ के काम करें। जितना आप लाभ ले सकते हैं उतना लाभ आपको लेने की आवश्यकता है। आगामी परीक्षाओं में जिन जिन विद्यार्थियों को जिन जिन विषय वस्तुओं का सामना करना पड़ रहा है, उन तमाम प्रकार की विषय वस्तुओं के संदर्भ में आप अपने आप को थोड़ा अनुशासित करने का काम करेंगे। अभी जो भी बैचेज दुष्यंत सिविल क्लासेस की ओर से आपको उपलब्ध कराए जा रहे हैं, इन तमाम बैचों की गंभीरता को आपको समझना है और इन तमाम प्रकार के जो बैचेज हैं इनके उद्देश्यों को भी आपको समझ के चलना है।
प्रॉपरली गहराई में जाकर के आपको अपना जुड़ाव करना है और अपनी तैयारी को आसान भी बनाना है और अपनी तैयारी को गतिशीलता भी देने का कार्य करना है। बस इन्हीं सकारात्मक शब्दावलियों के साथ हम आज की चर्चा को थोड़ा विराम देना चाहेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।